ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 599 और 599 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। स यदि ब्रूयात् सादृश्यात् एतत् संपत्स्यते इति। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरणम। ठीक, तो बाह्य अर्थवादी जो सौत्रांतिक वैभाषिक आदि बौद्ध है, उनका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, और बहुत युक्तियों के द्वारा उनका खंडन कर दिया, निराकरण कर दिया। फिर विज्ञान अस्तित्ववादी जो योगाचार है कि विज्ञान ही आत्मा है और वह क्षणिक है, ऐसा बोलता है, तो उनका भी निराकरण करने के लिए ये सूत्र आया 25 नंबर का अनुस्मृतिश्च। तो बता दिया उनको भी कि अनुस्मृति अर्थात स्मरण स्मृति होती है, वह अनुभव के बाद ही होती है। तो स्मरण उसको होता है जिसको पहले अनुभव रहता है, और यदि हे बौद्ध तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार क्षण क्षण में आत्मा उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ऐसी बात यदि होगी तो अनुभव करने वाला कोई अलग रहेगा आत्मा, तो फिर उसको स्मरण, आगे आने वाले आत्मा को उस अनुभव का स्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको अनुभव रहता है उसी को स्मरण होता है। किंतु यहाँ तो स्मरण हो रहा है, इसका मतलब जिसको स्मरण हो रहा है उसको अनुभव है, अर्थात उसने ही अनुभव किया है, उसी को स्मरण हो रहा है। अर्थात 2 क्षणों के साथ आत्मा का संबंध आ जाने के कारण आत्मा स्थायी है, अतः आत्मा को क्षणिक कहना उचित नहीं, यह बात बता दी। अब इस पर कदाचित वो बोलेगा, और एक बात कह दी कि केवल अनुभव और स्मरण ही नहीं, तो जन्म से लेकर वर्तमान काल पर्यंत और वर्तमान काल से लेकर अंतिम श्वास तक, मरने तक जितने भी अनुभव हो रहे, उन सभी अनुभवों में व्यक्ति वही आदमी बोलता है कि वही मैं हूँ, कि जो मैंने कल देखा था वही आज देख रहा हूँ, जो 10 साल के बाद मैंने इस चीज़ का अनुभव किया था वही इस गांव को अब पुनः देख रहा हूँ, तो वही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति होती है। यदि आत्मा क्षण क्षण में नष्ट होने वाला और नया उत्पन्न होने वाला होता, तो उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वही मैं हूँ, अपितु कहना चाहिए कि जो मैंने 10 साल में पूर्व में देखा था उसके सदृश अब मैं हूँ और वो मैं देख रहा हूँ, ऐसा कहना चाहिए। किंतु ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। इसका मतलब आत्मा स्थायी है, आत्मा को क्षणिक कहना उचित नहीं, यह बात बता दी सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी के प्रति। अब उस पर यदि कदाचित वो बौद्ध बोलेगा, क्या बोलेगा, तो वही पंक्ति अब आ रही है, सह यदि ब्रूयात्, सह सौगत बौद्ध पूर्व पक्षी यदि ब्रूयात् ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा, तो दे रहे आगे। किंतु उसके पहले, स के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, दीप ज्वालासु इव। दीप ज्वालासु इव, कौंस में लिखिए, दीप ज्वाला एक नहीं होती है। दीप ज्वाला एक नहीं होती है, किंतु एक जैसी होती है। एक जैसी होती है। पूर्ण विराम कौंस बात। आगे, आत्मनि प्रत्यभिज्ञानम, आत्मनि प्रत्यभिज्ञानम सादृश्य दोषात्,
सादृश्य दोषात् इति शंकते सह इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि दीप ज्वाला की तरह, जैसा दिया लगाया है, ऐसा लगता है हम लोगों को कि 5 मिनट पहले जिस दीप ज्योति को मैंने जलाया वही अब है, वही 1 घंटे के बाद थी, 1 घंटे के बाद रहेगी। किंतु ऐसा नहीं होता है। वो दीप ज्वाला जो होती है वो हमेशा क्षण क्षण को बदलती रहती, जलती रहती है कि नहीं, अलग अलग होती रहती है, वो उसकी ज्वाला चलती रहती है। उसी प्रकार वो एक नहीं होती, एक जैसी होती है। पूर्व की तरह आगे वाली होती है, आगे वाली पीछे वाली की तरह होती है। इस प्रकार होती है दीप ज्वाला। किंतु भ्रम होता है हम लोगों को कि वही यह दीप ज्वाला है करके। उसी प्रकार आत्मा भी क्षणिक है, क्षण क्षण में उत्पन्न हो रहा है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। किंतु हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि वही मैं हूं करके। तो वही मैं हूं, यह प्रतिसंधान, अनुसंधान, यह ज्ञान, यह स्मरण क्यों हो रहा है, यह प्रतिविज्ञा क्यों हो रही है? सादृश्य के कारण हो रही है, न कि आत्मा स्थायी है। ऐसा यदि बोलना चाहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर देना है। तो वही कह रहे, दीप ज्वालासु इव आत्मनि, अपने आत्मा में, आत्मा के बारे में, प्रत्यभिज्ञानम, वही मैं हूँ, जिस कल जिस मैंने देखा था वही मैं आज देख रहा हूँ। इस प्रकार की जो प्रतिविज्ञा है वह सादृश्य दोष के कारण होती है। ऐसी भाव मन में रखकर शंका कर रहा है पूर्ववादी सह इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, सह यदि ब्रूयात्, वह यदि इस प्रकार बोलेगा, क्या जी, कि सादृश्यात् एतत् संपत्स्यते इति। ठीक है ना, सादृश्यात्, सादृश्य के कारण उसके जैसा ही आत्मा है। पहला तो नष्ट हुआ, नया 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 उत्पन्न होते जा रहा है। तो सादृश्य दोष के कारण, सादृश्य के कारण एतत् संपत्स्यते, एतत् मतलब ये प्रतिसंधान, कि वही मैं हूं। इस प्रकार का प्रतिविज्ञा रूप प्रतिसंधान अर्थात ज्ञान संपन्न होता है सादृश्य के कारण, न कि आत्मा वही है। ऐसा बोल रहा है वो पूर्व पक्षी। सादृश्यात् एतत् संपत्स्यते, ठीक है, इति। तब आगे तम प्रति ब्रूयात्। अब सिद्धांति बोल रहे, ऐसा बोलने वाला जो पूर्व पक्षी, उसके प्रति हम अब पूछते बोलते हैं, तम प्रति ब्रूयात्, उसके लिए ऐसा बोलना चाहिए। क्या वो दे रहे आगे, तेन इदं सदृशम इति द्वय आयत्तत्वात् सादृश्यस्य क्षणभंगवादिनः सदृशयोः द्वयोः वस्तुनोः ग्रहीतुः एकस्य अभावात्। अर्धविराम। सादृश्य निमित्तं प्रतिसंधानम इति मिथ्या प्रलापः एव स्यात्। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा शब्दों का अन्वय शुरू से। तेन तम प्रतिब्रूयात्, सब वैसा ही है। तेन इदं सदृशम इति, फिर एक शब्द छोड़कर आगे सादृश्यस्य, पीछे द्वय आयत्तत्वात्, आगे क्षणभंगवादिनः, एक शब्द छोड़कर आगे द्वयोः, पीछे सदृशयोः, आगे वस्तुनोः, द्वयोः सदृशयोः वस्तुनोः ग्रहीतुः एकस्य अभावात्। आगे सरल, सादृश्य निमित्तं प्रतिसंधानम इति मिथ्या प्रलाप एव स्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के प्रति बोल रहे हैं क्या, कि हे पूर्व पक्षी बात बताओ कि तेन इदम सदृशम, यह इदम, यह तेन उसके सदृश है, इति सादृश्यस्य, यह जो सादृश्य की प्रतीति है,
कि यह उसके सदृश है या उसके सदृश यह है, इस प्रकार की जो सादृश्य है, सादृश्यस्य कैसा है वो सादृश्य, द्वय आयतत्वात्, दो के अधीन होता है। आयत निमित्त अधीन, द्वय दो के अधीन, दो के निमित्त से ये सादृश्य होता है। यदि एक ही चीज रहेगी तो तेन इदम सदृशम ये प्रतीति होगी क्या, नहीं होगी। तो तेन तत्सर्वनाम से ग्रहण किया जाने वाली वस्तु अलग है, इदम शब्द से ग्रहण की जाने वाली वस्तु अलग है, और दोनों का सादृश्य बताया जा रहा है कि उसके सदृश यह है। चंद्र के सदृश मुख है तो चंद्र अलग है, मुख अलग है, दो चीजें, दोनों के निमित्त से सादृश्य प्रतीत होता है, ये बात। तो तेन इदम सदृशम इति सादृश्यस्य द्वय आयतत्वात्, दो के अधीन, दो के निमित्त से होने के कारण। और क्षणभंगवादी की यहाँ तो क्या, द्वयोः सदृशयोः वस्तुनोः, दो सदृश वस्तु का ग्रहीतु ग्रहण करने वाला एकस्य अभाव, एक आत्मा का क्या है उनके यहाँ अभाव, एक आत्मा है नहीं, क्योंकि उनके यहाँ हर क्षण में आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। वो पहले क्षण में उत्पन्न, दूसरे क्षण नष्ट, पुनः वो दूसरा क्या करता है, अपने सदृश आगे वाले को उत्पन्न कर देता है, स्वयं नष्ट कर देता है। पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण नष्ट होता है, और जो दूसरे क्षण नष्ट हो रहा है कि नहीं, वो नष्ट होते होते आगे वाले को उत्पन्न कर देता है। ऐसा उनका सिद्धांत है। इसका मतलब दो क्षणों का, दो सदृश दो वस्तु का ग्रहण करने वाला एक आत्मा नहीं, क्योंकि तेना कई परोक्ष वस्तु है, कई देखी होगी, और आप देख रहा है इदम, तो वहां का ग्रहण करने वाला आत्मा अलग, यहाँ का ग्रहण करने वाला आत्मा अलग है। किनके यहाँ, क्षणिकवादी बौद्ध के यहाँ है कि नहीं, वही करे क्षणिकवादी न, बौद्ध क्षणिकवादी न मतलब बौद्धस्य, बौद्ध के यहाँ क्या जी, द्वयोः सदृशयोः वस्तुनोः, दो सदृश वस्तु का ग्रहीतु, ग्रहीता ग्रहण करने वाला, ग्रहीतु एकस्य अभावात्, ग्रहण करने वाला एक आत्मा का अभाव है। फिर आगे सादृश्य निमित्तम, फिर इतने के बावजूद भी यदि वो बोलता है पूर्व पक्षी कि सादृश्य के कारण ये प्रतिविद्या होती है, वो प्रतीति होती है, तो उसका कहना केवल मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि सादृश्य के ग्रहण करने वाला तो कोई चाहिए ना तुम्हारे यहाँ। सादृश्य का ग्रहण करने वाला एक आत्मा है नहीं है, और आत्मा वो तो उसको तो ग्रहण किया दूसरे नहीं, और इसको ग्रहण कर रहे वर्तमान काल में दूसरा। सादृश्य के दोनों चीजों में विद्यमान जो सादृश्य कि दो के अधीन सादृश्य होता है, उन दो का ग्रहण करने वाला एक आत्मा है नहीं, तो सादृश्य से ये प्रतीति होती है, ये तुम्हारा कहना केवल मिथ्या बड़बड़े प्रलाप है। इस सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को। तो सादृश्य निमित्तम प्रतिसंधानम, सादृश्य के कारण ये प्रतिसंधान है, इति मिथ्या प्रलाप एव, ये सब झूठी बात है, मिथ्या प्रलाप है पूर्व पक्षी का, ये कह दिया सिद्धांतियों ने। मिथ्या प्रलाप एव स्यात्, मिथ्या बकबक है उसकी ये बात। आगे चलिए, स्यात् चेत पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य ग्रहीता एकः, तथा सति एकस्य क्षणद्वय अवस्थानात् क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीडेत। मिल गया पंक्ति, थोड़ा अन्वय करेंगे। चेत पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, एकः पीछे, ग्रहीता, ग्रहीता आगे, ग्रहीता शुरू में आइए, स्यात्, एक ग्रहीता स्यात्, फिर आगे तथा सति, आगे सरल है। देखो भाई, चेत, चेत का अर्थ यदि, क्या सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, चेत मतलब यदि पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य, पूर्व क्षण उत्तर क्षण, उन दो है कि नहीं, पूर्वोत्तरयोः पूर्व और उत्तर क्षण के सादृश्य का, अर्थात पूर्व की क्षणिक वस्तु
वर्तमानकालीन क्षणिक वस्तु और उन दोनों का जो सादृश्य, उस सादृश्य का एक ग्रहीता स्यात्, सादृश्य का ग्रहण करने वाला यदि एक ही आत्मा तुम मानते हो तो होगा क्या? तथा सती, इस प्रकार सादृश्य का दो क्षणों का जो सादृश्य है उसका ग्रहण करने वाला एक आत्मा यदि मानते हैं तो तथा सती एकस्य आत्मनः क्षणिक द्वय अवस्थान, दो क्षण में अवस्थान हो गया, उसका स्थिति हो गई, क्योंकि जिसने पूर्व में ग्रहण किया वही अभी ग्रहण कर रहा है, आत्मा एक ही है। ऐसा यदि तुम मान रहे हो तो होगा क्या फिर? क्षणिक क्षण द्वय अवस्थानात्, दो क्षण में आत्मा स्थित रह जाने के कारण क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीडेत बाध्येत, तुम्हारी जो क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा है, सब कुछ क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, वह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी। ये बोल रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। ठीक है, तो देखो भाई, एक आत्मा मानते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा का बाद होता है, और एक आत्मा नहीं मानता है वह तो सादृश्य से ये प्रतीति होती है, ये बोल नहीं सकता है। और जबकि प्रतीति हो रही है, तेन इदम सदृशम, कि वह मैंने ही कल देखा था वह आज मैं देख रहा हूं, ये प्रतीति हो रही है, सादृश्य के कारण मान नहीं पाएगा पूर्व पक्षी। कब? यदि आत्मा भिन्न भिन्न मानेगा तो। सादृश्य के कारण प्रतीति मान नहीं सकता, और सादृश्य के कारण नहीं है तो इसका मतलब एक ही आत्मा वहां देख रहा है, अभी देख रहा है, तो आत्मा का स्थायित्व सिद्ध हुआ, वही करे। और एक आत्मा मानता है तो उसकी प्रतिज्ञा का भंग हो जाता है, ये बात आ रही है उसके ऊपर। ठीक, आगे चलिए। क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीडेत, बाधित हो जाएगी। आगे चलिए। तेन इदम सदृशम इति, ये जो पंक्ति है तेन इदम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक। और ये जो पंक्ति तेन इदम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, मतलब क्या कहना चाहता है वो पूर्व पक्षी आक्षेप करता, जल्दी समझ में आएगा। लिखते हैं, पूर्वोत्तर वस्तु द्वय ज्ञान जन्य, पूर्वोत्तर वस्तु द्वय ज्ञान जन्य वस्तु द्वय सादृश्यावगाही, वस्तु द्वय सादृश्यावगाही एषः सादृश प्रत्ययः, एषः सादृश प्रत्ययः नास्ति, नास्ति पूर्ण विराम। किम तर्हि प्रश्न चिन्ह, किम तर्हि प्रश्न चिन्ह। आगे, एषः कश्चित्, एषः कश्चित् विकल्पः अस्ति, विकल्पः अस्ति अर्धविराम। सः स्वाकारम् एव, स्वाकारम् एव बाह्यत्वेन, बाह्यत्वेन विषयीकुर्वाणः, विषयीकुर्वाणः क्षणांतर अस्पर्शी, क्षणांतरास्पर्शी अर्धविराम। अतः न स्थिर द्रष्टृ अपेक्षा, न स्थिर द्रष्टृ अपेक्षा इति शंकते, इति शंकते तेन इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो क्या अभिप्राय कहना है उसका देखिए। पूर्वोत्तर वस्तु द्वय ज्ञान जन्य और वस्तु द्वय सादृश्य अवगाही एष सादृश्य प्रत्यय नास्ति। पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि यह जो सादृश्य प्रत्यय है तेन इदम सदृशम वगैरह, वह पूर्वोत्तर वस्तु द्वय के ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है। पूर्व की वस्तु
अभी की वस्तु, इन दो वस्तु का ज्ञान है, इसलिए वो सादृश्य प्रत्यय उत्पन्न हुआ, ऐसा हम नहीं मानते। और वस्तु द्वय सादृश्य अवगाही, दो वस्तु के सादृश्य का अवगाहन करने वाला, दो वस्तु के सादृश्य को विषय करने वाला भी यह सादृश्य प्रत्यय नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, फिर उसको पूछेंगे किम तर्री, पर है क्या वो सादृश्य, तेन इदम सदृशम इत्यादि जो सादृश्य प्रतीत हो रहा है वो है क्या। तब किम तर्री पूछा उसको, तब वो बोलता है एषः कश्चित विकल्प, यह दूसरा ही कोई विकल्प है, दूसरा ही कोई ज्ञान है जो कि पूर्वोत्तर दो वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ है, जो कि दो वस्तु के सादृश्य को ग्रहण नहीं कर रहा है, ये दूसरा ही और ही कुछ विकल्प है। एषः कश्चित विकल्प अस्ति, कैसा है वो, सह वह विकल्प स्वाकारम एव बाह्यत्वेन विषय कुर्वाण, अपने आकार से ही बाह्य रूप से विषय करता है, बाह्य किसी चीज को विषय करता है, बाह्यत्वेन विषय कुर्वाण, विषय करता हुआ, पुनः कैसा, क्षणांतर अस्पर्शी, पूर्व क्षण उत्तर क्षण इससे भी कोई उसको लेना देना नहीं है, क्षणांतर अस्पर्श है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा ये सादृश्य नाम का कोई एक भिन्न ही विकल्प है, भिन्न ही ज्ञान है, तो क्या जरूरत है उसको पूर्व और उत्तर क्षण, उत्तर के पदार्थ का ज्ञान रहने के बाद उत्पन्न होता है, ऐसा मानते ही नहीं हम, है कि नहीं। और दो वस्तु के सादृश्यों को भी ग्रहण नहीं करता है, तब जरूरत नहीं पड़ रही हमको, फिर ऐसा मानने पर क्या जरूरत नहीं पड़ रही कि स्थिर कोई आत्मा है कि नहीं, ऐसी अपेक्षा हमको अब करने की जरूरत नहीं है। अतः न स्थिर दृष्टापेक्षा, कोई स्थिर दृष्टा की अपेक्षा है ही नहीं, इस प्रकार मानेंगे तो इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी तेन इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, तेन इदम सदृशम, उसके जैसा यह है या यह उसके जैसा इति, ये जो सदृश सादृश्य ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो है क्या, तो वो कहता इति प्रत्ययांतरम एव, ये कोई प्रत्ययांतर है, भिन्न ही कोई ज्ञान है, क्या नहीं है, इदम न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम, पूर्व क्षण उत्तर क्षण अर्थात पूर्व की क्षणिक वस्तु उत्तर की क्षणिक वस्तु, उन दो के ग्रहण के निमित्त से नहीं है यह, और न कि उन दोनों के सादृश्य को ग्रहण कर रहा है, फिर है क्या ये प्रत्ययांतरम एव, कोई भिन्न ही प्रत्यय, प्रत्यय ज्ञान कोई भिन्न ही ज्ञान है, ऐसा बोलना चाहता है कौन, पूर्व पक्षी। तो प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत, और ऐसा मानने से हमको कोई स्थिर दृष्टा मानने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तब हे सिद्धांति तुम क्यों बोल रहे बार बार कि स्थिर दृष्टा की सिद्धि हो जाती है, स्थिर आत्मा की सिद्धि हो जाती है, जरूरत ही क्या है उसकी, ये कोई भिन्न ही प्रत्यय मान लेते हम, तेन इदम सदृशम, तेन इदम, है कि नहीं, तेन इदम सदृशम इत्यादि इति चेत। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी अपने शक्ल लड़ाने का प्रयत्न करता है तो उसको उत्तर दे रहे अब न मतलब यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। ये जो पंक्ति चालू हुई न तेन इदम इति इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधानम, ठीक। और उसके भी पहले न के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण, अत्र वक्तव्यम, वक्तव्यम सादृश्य प्रत्यये, सादृश्य प्रत्यये, आगे उद्धरण चिन्ह में तेन, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में इदम, उद्धरण चिन्ह बंद, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में सदृशम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति वस्तुत्रयम् भासते न वा, वस्तुत्रयम् भासते न वा, प्रश्न चिन्ह, आगे न इति वदतः,
न इति वदतः स्वानुभव विरोधः, स्वानुभव विरोधः अर्धविराम। किंच किंच अर्थभेदाभावात्, अर्थभेद अभावात्, अर्थभेदाभावात् पदत्रय प्रयोगः न स्यात्, पदत्रय प्रयोगः न स्यात् अर्धविराम। तस्मात् पदत्रयेण, पदत्रयेण मिथः, मिथः संसृष्ट भिन्नार्थ भावात्, भिन्नार्थ भानात्, संसृष्ट भिन्नार्थ भानात् अभानम असिद्धम, अभानम असिद्धम इति परिहरति, इति परिहरति न इति। देखिए अर्थ। तो अभी जो पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई है, तब सिद्धांती कहते हैं कि अरे पूर्व पक्षी, तुमको इस बात को बताना चाहिए, अत्र वक्तव्य कहना चाहिए, जो हम पूछ रहे उसको उत्तर दो। क्या तो कह रहे सादृश्य प्रत्यय, तेन इदम सदृशम, इस सादृश्य प्रत्यय में, सादृश्य ज्ञान में 3 पद है, तेन इदम और सदृशम इति वस्तुत्रयम भासते नवा। उस सादृश्य प्रत्यय में ये 3 वस्तु भाषित होती है या नहीं, बताओ। 3 वस्तु का अर्थ अलग अलग है या नहीं, बताओ, ये प्रश्न। कहेगा वो न, 3 वस्तु अलग अलग नहीं है, तो न इति वदत स्वानुभव विरोध, तो अपना अनुभव विरोध होगा। सभी लोगों का अनुभव है कि तेन शब्द से ग्रहण की जाने वाली वस्तु अलग है कि नहीं। तत्सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, परोक्ष का परामर्शक होता है, और उसके बाद इदम, इदम मतलब यह सर्वनाम अपरोक्ष का ग्राहक है, वर्तमान काल का ग्राहक है कि नहीं। और सदृश्यता, दोनों का सादृश्य बताने वाला सदृश्य पद है। अर्थात तीनों पदों का अर्थ अलग अलग या अनुभव सिद्ध होने पर भी यदि बोलेगा कि तीनों पदों का अर्थ अलग अलग नहीं है, तो अनुभव के साथ विरोध। न इति वदत स्वानुभव विरोध। दूसरी बात, किंच अर्थ भेदाभावात, यदि तीनों पदों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है तो पदत्रय प्रयोग न स्यात्, 3 पदों का प्रयोग करने की क्या जरूरत है। जो अर्थ तेन शब्द का है वही अर्थ यदि इदम शब्द का है, वही अर्थ यदि सदृश शब्द का है, तो 3 शब्द का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। फिर एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए, किंतु हुआ है 3 शब्द का प्रयोग। अतः इन तीनों पदों का अर्थ एक है, ऐसा बोल नहीं सकते। ठीक। किंच अर्थ भेदाभावात्, अर्थ का यदि भेद नहीं है तो पद प्रयोग न स्यात्, किंतु 3 पदों का प्रयोग हो चुका है, इसलिए तस्मात् पदत्रयेण, इन 3 पदों से मितः परस्पर में संसृष्ट, संबंधित है कि नहीं, संसृष्ट भिन्नार्थ भाना, एक दूसरे के संबंधी भिन्न भिन्न अर्थों का भान है ऐसा। और ऐसा होते हुए कहता है कि अभान है, तीनों का अलग अलग भान नहीं है, तो उसका कहना सिद्ध है। फिर वही करे तस्मात् पदत्रयेण मितः संसृष्ट भिन्नार्थ भानात् अभानम असिद्धम इति परिहरति। ऐसा मन में रखकर परिहार कर रहे हैं न इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई भाष्य पंक्ति में न, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों? तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात्, तेन और इदम और सदृशम भी लीजिए, इन तीनों पदों से भिन्न भिन्न अर्थ का उपादान ग्रहण हो रहा है, तीनों का अर्थ एक मान नहीं सकते। ये बात भिन्न पदार्थ उपादानात्। फिर आगे प्रत्ययांतरम एव चेत सादृश्य विषयम स्यात् तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोग अनर्थकः स्यात्।
ये जो पंक्ति पढ़ी अभी उसका थोड़ा अन्वय। तो शब्द छोड़कर आया आगे, चेत सादृश्य विषयम, पीछे प्रत्यांतरम एव, आगे स्यात्, आगे सरल है। तो तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोग अनर्थक स्यात्, अर्धविराम। फिर कैसा होना चाहिए, सादृशम इति एव प्रयोग प्राप्नुयात्। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांति कह रहे, तो क्या कह दिया कि अनुभव के अनुसार तो तेन इदम सदृशम, इनका अलग अलग अर्थ है, भिन्न पदार्थ उपादान कह दिया पीछे। फिर आगे चेत यदि, पूर्व पक्षी ने जो ऊपर कहा ना अपनी बात रखते समय, क्या कहा था उसने कि कोई प्रत्यांतर है, दूसरी कोई चीज है, उसको कह रहे फिर चेत यदि सादृश्य विषयम प्रत्यांतरम स्यात्, सादृश्य को विषय करने वाला कोई भिन्न प्रत्यांतर है, दो वस्तु का कोई संबंध नहीं है, अलग ही कोई चीज है, ऐसा यदि कहता है पूर्व पक्षी, तो सादृश्य विषयम प्रत्यांतरम एव स्यात्, तब क्या होगा, तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोग अनर्थक स्यात्। इस प्रकार तीन तीन शब्दों को लेकर वाक्य प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उन तेन और इदम के साथ कोई संबंध मान नहीं रहे हो, उसके निमित्त से मान नहीं रहे हो, उसको अवगान करने वाला ये ज्ञान नहीं मान रहे हो, और अलग ही कोई सादृश्य है, फिर तेन इदम ऐसा प्रयोग करने की क्या जरूरत है, और तेन इदम सदृशम ये वाक्य प्रयोग फिर व्यर्थ हो जाएगा। वही करे, तो तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोग अनर्थक स्यात्, व्यर्थ होगा। फिर कैसा प्रयोग होना चाहिए तुम्हारे पूर्व पक्षी के अनुसार, तो करे सादृश्यम इति एव प्रयोग प्राप्त, क्योंकि अलग ही प्रत्यांतर है तो इतना ही अनुभव प्रतीति होनी चाहिए, क्या, सादृश्यम। तेन इदम सादृश्यम, ऐसी प्रतीति क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किंतु हो रही है। इसका मतलब तो सादृश्यम ये कोई प्रत्यांतर नहीं है, अपितु तेन और इदम इन दो क्षणों के सादृश्य को बताया जा रहा है, और तेन अलग चीज है, इदम अलग चीज है, दोनों का अनुभव करने वाला कोई एक आत्मा है, अतः आत्मा स्थायी है, नित्य है, क्षणिक नहीं है, ये सिद्धांति का अभिप्राय। सादृश्यम इत्येव प्रयोग प्राप्नुयात्, लगा इतना। आगे चलिए, एक बात हो गई, और आगे यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकैः न परिगृह्यते तदा स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोष वा उभयम अपि उच्यमानम परीक्षकाणाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति। ठीक है जी, चलिए भाई। यदा ही, ये जो पंक्ति है यदा ही, यदा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अथ तेन इदम सदृशम, तेन इदम सदृशम इत्यत्र वस्तुत्रयम् भासते, वस्तुत्रयम् भासते, अर्धविराम, तच्च प्रत्ययाभिन्नम, प्रत्ययाभिन्नम, प्रत्यय अभिन्नम, कौंस में लिखिए, विज्ञानाभिन्नम, विज्ञानाभिन्नम, कौंस बन, एव अर्धविराम, न बाह्यम इति चेत, न बाह्यम इति चेत, अर्धविराम, करे न अर्धविराम, आगे त्रयाणाम एक प्रत्ययाभेदे, त्रयाणाम एक प्रत्ययाभेदे अभेदे मिथः अपि, मिथः अपि अभेदापत्तेः,
मिथ अपि अभेदापत्ते पूर्णविराम। इष्टापत्ति इति ब्रुवाणम विज्ञानवादिनं प्रति आह, विज्ञानवादिनं प्रत्याह यदा इति। यदा इति, ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, अथ तेन इदम सदृशम इत्यत्र, ये जो प्रतीति होती है सबको, इसमें वस्तुत्रयम भासते। कदाचित बोलेगा पूर्व पक्षी कि ठीक है, तीन वस्तु नहीं भाषित हो रही है, ऐसे जो हमने पूर्व पर कहा उसका तो आपने कह दिया कि भाई फिर ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं होना चाहिए, अमुक अमुक करके खंडन कर दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि तेन इदम सदृशम, इसमें तीन वस्तु का भान होता है, मान लेंगे। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तो तेन इदम सदृशम इत्यत्र वस्तुत्रयम भासते, अर्धविराम। किंतु क्या? तच्च प्रत्यभिन्नम, किंतु वो तीन वस्तु प्रत्यय से भिन्न नहीं है। तच्च, तच्च मतलब वस्तुत्रयम, वो तीन वस्तु प्रत्ययाभिन्न, प्रत्यय विज्ञान, ज्ञान, बुद्धि, आत्मा, वही है। बुद्धि आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि वो क्या है? विज्ञान अस्तित्ववादी है, बाह्य वस्तु को मानता नहीं है। तो विज्ञान ही बाह्य वस्तु को धारण करता है, बाह्य वस्तु को रूप धारण करता है, अर्थात वो बाह्य वस्तु अलग अलग कुछ नहीं है, वो सब क्या है? विज्ञान ही है। ऐसा यदि बोलने का प्रयास करता है तो देखिए भाई, प्रत्याभिन्नम विज्ञानाभिन्नम एव न बाह्यम, बाह्य कुछ वस्तु नहीं है, इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो कह रहे न, ये भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? त्रयाणाम एक प्रत्ययाभेदे, वो तीन वस्तु का अभेद एक प्रत्यय, एक ज्ञान के साथ होगा तो वो तीन वस्तु भी परस्पर में अभिन्न नहीं होनी चाहिए। तो वही करे, मिथः अपि, परस्पर में वो वस्तु भी अभेदापत्य, अभेद ही होगी, अभिन्न ही मानना पड़ेगी। यदि कदाचित बोलता है वो पूर्व पक्षी, हाँ इष्टापत्ति, वो तीन वस्तु का अभेद ज्ञान के साथ है, अतः वो तीन वस्तु में भी परस्पर में अभेद ही है। ऐसा यदि वो कहेगा, इष्टापत्ति यदि बोलता है, तो उसके लिए फिर बोलते हैं सिद्धांती, इष्टापत्ति ब्रुवाणम, हाँ ब्रुवाणम बोलने वाला जो विज्ञानवादी है उसके प्रति बोल रहे सिद्धांती, यदा ही इत्यादि पंक्ति से। तो देखो पंक्ति, तो क्या मान रहा है अभी तो वो, अभी अवतरण में जो देखा हम लोगों ने कि तीन वस्तु विज्ञान से अभिन्न है, और विज्ञान से अभिन्न होने के कारण वो तीन वस्तु भी परस्पर में अभिन्न है, वो हमको मान्य है। ऐसा यदि विज्ञानवादी बोलता है, तब उसके ऊपर बोल रहे अब सिद्धांती, क्या? अरे क्या बेवकूफ हो तुम, सिद्धांत पूर्व पक्षी हो। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को क्या, कि तुमको इतना भी समझ में नहीं आता कि सब लोग जानते कि तेन अलग है, इदम अलग है, सदृशम अलग है, शब्द अलग है, उनका अर्थ भी अलग है। अभी देहात के लोग, अडानी लोग भी इसको अलग अलग समझते हैं, और लोक प्रसिद्ध अर्थों को भी यदि तुम समझ नहीं पाते हो तो क्या तुम अपनी बात रख पाओगे? तुम्हारा शास्त्र, हमारा ऐसा शास्त्र है, और दूसरे का खंडन कर पाओगे? अर्थात कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात, यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकैहि न परिगृह्यते, परीक्षकैहि पंडितैहि, पंडित लोगों से, विद्वान लोगों से, शास्त्रार्थ करने वाले लोगों से यदि ग्रहण नहीं हो सकता है, क्या? लोक प्रसिद्ध अर्थ। हाँ, तो वही देखिए, यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकैहि न परिगृह्यते, तदा ऐसी स्थिति में वे परीक्षक क्या कर पाएंगे? स्वपक्ष सिद्धि पर पक्ष दोष वा उभयम अपि उच्चमानम, उभयम उच्चमानम, पीछे अपि कैसा पढ़ेंगे? उभयम उच्चमानम अपि, उभयम उच्चमानम अपि। फिर आगे थोड़ा एक शब्द छोड़कर आ गया, और यथार्थत्वेन, पीछे परीक्षकाणाम आत्मनः च,
थोड़ा आगे जाकर बुद्धि संतानम, उसके पीछे न, फिर आगे आरोहति। ठीक, देखो भाई अर्थ। यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षक ही न परिगृह्यते तथा तब तो स्वपक्ष सिद्धि पर पक्ष दोष व स्वपक्ष की सिद्धि पर पक्ष का दोष, ये दोनों भी उभयम उच्चमानमपि, ऐसी परीक्षक ने कह देने पर भी यथार्थ रूप से परीक्षकों को भी और अपने को भी बुद्धि के संतान में, बुद्धि में न आरोहति, बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है। लोक प्रसिद्ध अर्थ को ही वो नहीं मान रहा है, तो ऐसे भिन्न विलक्षण लोक विरुद्ध अर्थ को बोलेगा तो वो बताया हुआ उसका अपना पक्ष, दूसरे का किया हुआ खंडन, उसको स्वयं को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा, और हम लोगों को अपने को भी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा, अर्थात बात जचेगी नहीं, क्योंकि लोक विरुद्ध बात को बोल रहा है, ये बात कह रहे हैं। तो उभयम उच्चमानमपि, ये दोनों बात कह देने पर भी उसने, किंतु यथार्थ रूप से परीक्षकाणाम आत्मनश्च, परीक्षकों को और अपने लिए भी बुद्धि संतानम न आरोहति, बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो सकती है, ये बात कह दी। ठीक है, तो इस वाक्य में एक बात आई है ना, यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ, तो क्या होता है लोक प्रसिद्ध पदार्थ, और वो नहीं समझ रहा है वो बौद्ध, तो उस पर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। तो उद्धरण चिन्ह में तेन इदम सदृशम, तेन इदम सदृशम, उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र, इत्यत्र वस्तुत्रयम ज्ञेयम भवति, वस्तुत्रयम ज्ञेयम भवति, अर्धविराम सादृश्य प्रत्ययात, सादृश्य प्रत्ययात भिन्नम अस्ति, भिन्नम अस्ति इति सर्वलोक प्रसिद्धम विद्यते, इति सर्वलोक प्रसिद्ध विद्यते, पूर्ण विराम। तच्च तच्च स्थायी द्रष्टृ प्रसंग भयेन, स्थायी द्रष्टृ प्रसंग भयेन न अंगीक्रियते चेत, न अंगीक्रियते चेत, अर्धविराम तर्हि, तर्हि तत्तदाकाराणाम, तत्तदाकाराणाम क्षणिक विज्ञानानाम, तत् होगा ना, क्षणिक विज्ञानानाम मिथ संबंधाभावात, मिथ संबंधाभावात एकस्मिन् धर्मिणि, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध अनेक पक्ष, विरुद्ध अनेक पक्ष स्फुरणात्मक, स्फुरणात्मक विप्रतिपत्ति असंभवात, विप्रतिपत्ति असंभवात स्वपक्ष साधनादि व्यवहार, स्वपक्ष साधनादि व्यवहार, कौंस में लिखिए, स्वपक्ष की स्थापना अथवा परपक्ष का आक्षेप इत्यादि, परपक्ष का आक्षेप इत्यादि, कौन बात लुप्पेत, पूर्ण विराम। अतः यथानुभवम, यथानुभवम ज्ञान ज्ञेय भेद अंगीकार्य,
ज्ञान ज्ञेय भेद अंगीकार्य। पूर्ण विराम। तथा च आगे उद्धरण चिन्ह में तेन इदम सदृशम, उद्धरण चिन्ह बंद, तेन इदम सदृशम इति बाह्यार्थयोः ज्ञानपूर्वकम सादृश्यम जानतः आत्मनः स्थायित्वं दुर्वारम इत्यर्थः। ठीक, क्या करें? तेन इदम सदृशम इत्यत्र वस्तुत्रयम नेयम भवति, तीन वस्तु ज्ञेय है और सादृश्य प्रत्ययात, और सादृश्य की प्रतीति आ रही है और सादृश्य प्रतीति दो में आती है कम से कम। अतः भिन्नम अस्ति, तेन अलग है, इदम अलग है, उनका अर्थ भी अलग है। सादृश्य प्रत्ययात भिन्नम अस्ति इति सर्वलोक प्रसिद्ध विद्यते, सभी लोगों में प्रसिद्ध है यह बात। और जो बात सभी लोगों में प्रसिद्ध है उसको समझ नहीं पा रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तच्च, वो लोग प्रसिद्ध बात, स्थायी द्रष्टु प्रसंग भयन, स्थायी दृष्टा स्थिर आत्मा मानना पड़ेगा, इस भय से न अंगीक्रियते चेत, यदि वो स्वीकार नहीं करता है तो तर्हि तब तो तत्तदाकाराणाम क्षणिक विज्ञानानाम, तत्तदाकार जैसे तेन, तत्पद का अर्थ जो है परोक्ष, उसका अनुभव करने वाला आत्मा क्षणिक विज्ञान वो अलग। अब इदम पद के अर्थ का अनुभव करने वाला आत्मा अलग, तो भिन्न भिन्न आत्मा हुआ तुम्हारे यहाँ। तो तत्तदाकाराणाम क्षणिक विज्ञानाम, उस वस्तु के आकार को धारण करने वाला क्षणिक विज्ञानानाम मिथ संबंधाभावत, परस्पर में कोई संबंध नहीं है। एक भूतकाल काल में चला गया, एक वर्तमान काल में तुम्हारा क्षणिक आत्मा, हर एक क्षण में बदल हो रहा है। तो मिथ संबंधाभावत, परस्पर में उनका कोई संबंध न होने के कारण ये कहीं आत्मा की से तीनों अभिन्न है, तेन इदम ये सब अभिन्न है, ये तुम्हारा कहना कैसे संभव होगा? अर्थात अस्मिन् धर्मिणी, ये कई धर्मी रूप विज्ञान रूप आत्मा में, ज्ञान रूप आत्मा में, विज्ञान में विरुद्ध, तेन इदम इत्यादि विरुद्ध अनेक पक्ष स्फुरणात्मक जो विप्रतिपत्ति है उसका असंभव, एक हो नहीं सकता। एक आत्मा में एक सबका स्फुरन होना संभव नहीं है। विरुद्ध अनेक पक्ष स्फुरणात्मक जो विप्रतिपत्ति, विरुद्ध बात, वो संभव नहीं है, असंभवात। इसलिए स्वपक्ष साधनादि व्यवहार, अर्थात अपने पक्ष की स्थापना या दूसरे पक्ष का निराकरण इत्यादि व्यवहार सब लुप्त हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, स्वपक्ष साधनादि व्यवहार लुप्येत। अतः इसलिए भाई हे पूर्व पक्षी क्या करो? अतः यथानुभवम, अपने अपने अनुभव के अनुसार ज्ञान ज्ञेय भेद अंगीकार कार्य, ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, ज्ञेयों में भी भेद है, ऐसा अंगीकार करना चाहिए। तथा च तेन इदम सदृशम इति बाह्यार्थयो, बाह्यार्थ तेन और इदम है कि नहीं, उसके ज्ञान पूर्वक है सादृश्य। तो बाह्यार्थयो ज्ञान पूर्वकम सादृश्यम, और उस सादृश्य को जानने वाला आत्मा स्थायी है, इसका वारण कोई नहीं कर सकता। ये बात का अभिप्राय है सिद्धांतियों का। लग गया जी? अर्थात आत्मा के स्थायित्व की सिद्धि हो जाती है और पूर्व पक्षी का खंडन। चलिए, हाँ हो गया ना। परीक्षकाणाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन, यथार्थत्वेन परीक्षकाणाम आत्मनश्च बुद्धि संतान न आरोहति इति। लग गया? आगे चलिए, आगे पंक्ति। एवं एव एषः अर्थः इति निश्चितम यत् तत् एव वक्तव्यम। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे, दो शब्द छोड़कर आगे। एषः अर्थः, पीछे एवं एव इति, थोड़ा आगे यत्, पीछे निश्चितम, आगे तदेव वक्तव्यम, तदेव वक्तव्यम। ठीक।
तो सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, एष अर्थ, यह पदार्थ, यह अर्थ एवं एव ऐसा ही है, इति यत निश्चितम, ऐसा जो निश्चित है, लोक में भी निश्चित है, तदेव वक्तव्यम, उसी प्रकार बोलना चाहिए। किंतु तुम तो बोलते अलग ही है कि विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, विज्ञान रूप है, अभिन्न नहीं है, आदि आदि करके। तदेव वक्तव्यम, वैसा ही कहना चाहिए। फिर उससे क्या होगा आगे, ततः अन्यत उच्चमानम बहुप्रलापित्वम आत्मनः केवलम प्रख्यापयेत। इन शब्दों का भी थोड़ा अन्वय, ततः अन्यत उच्चमानम, थोड़ा आगे जाकर केवलम पीछे, आत्मनः पीछे, बहुप्रलापित्वम आगे, प्रख्यापयेत। ठीक है, चलो भाई अर्थ तो पीछे के वाक्य में कह दिया कि जैसा अर्थ है वैसा ही निश्चित रूप से बोलना चाहिए। किंतु ततः अन्यत उच्चमानम, जैसा है वैसा नहीं बोलना, दूसरा ही कुछ बोलना, लोक विरुद्ध बोलना, तो उससे क्या होगा फिर, ततः अन्यत उच्चमानम, उससे भिन्न ही यदि कुछ तुम अलग ही कुछ बोलते हो तो इतना ही तुम्हारे में सिद्ध होगा क्या, केवलम आत्मनः बहुप्रलापित्वम प्रख्यापयेत, केवल अपने में बहुप्रलापित्व है, बहु करने का स्वभाव अपना है, स्वयं का है, इतना ही रूप से तुम प्रसिद्ध होगे और कुछ नहीं सिद्ध होगा, है कि नहीं। तुम द्योतिक जगत में इतना ही करोगे कि मैं बहु बड़बड़ करने वाला हूं, इतना ही सिद्ध होगा और कोई तुम्हारे यहां से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जैसा है वैसा तुम मान नहीं रहे हो, अलग ही कुछ बता रहे हो, ये बात। ततः अन्यत उच्चमानम केवलम आत्मना बहुप्रलापित्वम प्रख्यापयेत, इसे तुम प्रख्यापन करोगे और कुछ नहीं होगा। आगे चलिए, न च अयम सादृश्यात् संव्यवहार युक्तः, क्यों, तद्भाव अवगमात्, तत्सदृश भाव अनवगमाच्छ। ठीक सिद्धांति बोल रहे भाई, देखो उस पूर्व पक्षी को क्या, थोड़ा अन्वय कर लेते पहले शब्दों का, दो शब्द छोड़कर आया है, आयाम, उसके पीछे च, फिर आगे जाकर संव्यवहार मिला, अयम च संव्यवहार, पीछे सादृश्यात, और पीछे शुरू में न, आगे युक्तः, क्यों, तद्भाव अवगमात, और तत्सदृश भाव अनवगमाच। ठीक है, ये जो पंक्ति ना, तद्भाव अवगमात इत्यादि, उस पर पहले एक वाक्य लिख लीजिए, बाद में अर्थ करते हैं। उद्धरण चिन्ह में सोहम, सोहम उद्धरण चिन्ह बाद, इति उल्लेखात, इति उल्लेखात अर्धविराम, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तेन अहम सदृशः इति, तेन अहम सदृशः उद्धरण चिन्ह बाद, इति अनुल्लेखात इत्यर्थः, इति अनुल्लेखात इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो उल्लेख क्या होता है कि सो अहम, वही मैं हूं, जिस मैंने कल इस चीज को देखा था वही आज देख रहा हूं। 10 साल पहले जिस घर को मैंने बनाया, तब से अभी तक वही मैं इस घर में रह रहा हूं। ये जो प्रतीति हो रही कि नहीं, तो वो ये प्रतीति का विषय कौन है, तो कह रहे हैं कि एक ही आत्मा है। और पूर्व पक्षी का क्या कहना है कि नहीं नहीं, 10 साल पहले जिसने बांधा वो समाप्त हुआ, और जो रह रहा है अभी 10 साल से लेकर वो अलग है, किंतु सादृश्य के कारण प्रतीति हो रही है, ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। किंतु वो पूर्व पक्ष का कहना ठीक नहीं है। क्यों, तो वही बता रहे इस पंक्ति में, देखिए, अयम च संव्यवहार, यह जो संव्यवहार हो रहा है कि जिस मैंने कल देखा था वही आज मैं देख रहा हूं इत्यादि, तो यह जो है अयम व्यवहार सादृश्यात
न युक्त, सादृश्य के कारण नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी क्या कहता है, यह व्यवहार सादृश्य के कारण है, सादृश्य के कारण है, क्योंकि उनके आत्मा कैसा है, क्षणिक, कल का अलग आज का अलग, क्योंकि सादृश्य के कारण व्यवहार हो रहा है। किंतु सिद्धांती बोल रहे यह व्यवहार सादृश्य के कारण नहीं है। क्यों? इस व्यवहार में, इस शब्द प्रयोग में प्रतीत क्या हो रहा है, तद्भाव अवगमात, ये प्रतीत हो रही, तद्भाव उसी के साथ, जो कल था उसी के साथ आज वाले का तादाद में प्रतीत हो रहा है, वही मैं हूं। तद्भाव के अनुगमात प्रतीति हो रही है। और किसकी प्रतीत नहीं हो रही है? हाँ, तद्भाव अवगमात, ये बात हुई। और सदृश भाव अनवगमात, सदृश भाव की प्रतीति नहीं हो रही है। यदि, ध्यान दीजिए, जिसने कल देखा था वही मैं आज देख रहा हूं, यह प्रतीति यदि सादृश्य से होती तो बात प्रतीति ऐसी होनी चाहिए थी कि जिस मैंने कल देखा था उसके सदृश ही मैं अब आज देख रहा हूं, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए यदि सादृश्य से प्रतीति होती तो। किंतु ऐसी होती है क्या? नहीं होती। क्या होती फिर? कि सोहम, वही मैं, कि जिस मैंने कल देखा वही आज मैं देख रहा हूं। तो तद्भाव अवगमात, अभिन्नता की अभी प्रतीति हो रही है, सादृश्य की नहीं, ये बात। तद्भाव अवगमात और तत्सदृश भाव अनवगमात, है कि नहीं? उस कल मैंने देखा था किंतु वो मैं अलग था, उसके सदृश आज मैं दूसरा हूं, वो मैं देख रहा हूं, ऐसे सादृश्य की प्रतीति हो रही है क्या? नहीं। सदृश भाव अनवगमाच, इसलिए सोहम इत्यादि जो संव्यवहार हो रहा है वह व्यवहार सादृश्य के कारण नहीं है, अपितु आत्मा अभेद के कारण है। ये सिद्धांति का अभिप्राय है। आत्मा अभेद है, स्थायी है आत्मा, इसके कारण यह संव्यवहार हो रहा है, न कि सादृश्य के कारण। पूर्व पक्षी बोलता है सादृश्य के कारण, किंतु सिद्धांति कहते आत्मा स्थायित्व के कारण। ये बात हुई। आगे चलिए। भवेदपि कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात तदेव इदम स्यात् तदृशम वा इति संदेह। ठीक है, इत्यादि पंक्ति है ना। तो देखो भाई क्या बताना चाहते हैं। तो भवेदपि, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, सोहम इति प्रत्यभिज्ञायाः, इति प्रत्यभिज्ञायाः भ्रमत्वं निरस्य संशयत्वं निरस्यति, संशयत्वं निरस्यति भवेत् इति। ठीक है, देखो भैया, स्वहम, वही मैं हूं, ये जो प्रतिविज्ञा हो रही है ये भ्रमरूप नहीं है, इस बात को बता दिया अभी ऊपर। अब भ्रमत्व निरस्य संशयत्व निरस्य, इसके बारे में संशय भी नहीं हो सकता, इसको बात कर रहे आप। कैसे बता रहे, देखिए कि पंक्ति, भवेद, भाष्य में, भवेदपि कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात तद एव इदम स्यात् तत्सदृशम वा इति संदेह। इतने का अर्थ पहले कर लीजिए। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे आया है, बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात, सरल आगे पूरा कर लीजिए, तद एव इदम स्यात् तत्सदृशम वा इति संदेह। फिर पीछे आइए, कदाचित भवेत अपि। ठीक है, देखो भाई अर्थ, बाह्य वस्तु अर्थात जड़ वस्तु, घटपट आदि वस्तु, उनके बारे में जब प्रतिविज्ञा होती है तो वहां पर कदाचित विप्रलंबक की संभावना होने से तदेव इदम, वही है क्या उसके सदृश है, ऐसा संदेह कदाचित हो भी सकता है। कहा? बाह्य जड़ वस्तु के बारे में। जैसे उदाहरण, आपने अपनी कोई वस्तु किसी को प्रयोग करने के लिए दे दी,
कोई घट हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, कोई वस्तु हो छोटी मोटी, दे दी, वो लेकर चला गया, किंतु दुर्दैव से वो वस्तु उससे खराब हो गई, नष्ट हो गई। या आपका चश्मा दे दिया प्रयोग करने के लिए किसी को, और वो उससे टूट गया, और फिर वापस टूटा हुआ कैसा वापस दे भाई। तब उसने सोचा वो तो आदमी बहुत गाली देगा, टूटा हुआ देंगे तो चलो क्या करते हैं, उसके जैसा ही नया खरीद के दे देते हैं। फिर बिल्कुल उसके सदृश नया खरीद के लाया, और जिसका था उसको देने के लिए गया, और देने के बाद बता दिया ये ले लो भाई तुम्हारी वस्तु। किंतु जिसका था उसने जब लिया और देखा तो लग रहा है वो तो नहीं, अरे भाई हमारा तो नहीं लग रहा है ये, नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारा ये वही है जो तुमसे कल में ले गया था। तो वही है ये प्रतिविद्या है कि नहीं। तो सुनने वाले को फिर संशय हो रहा है कि वही होगा या उसके सदृश होगा। तो बाह्य जड़ वस्तु के बारे में कोई इस प्रकार का विप्रलंबक रहने से संदेह हो सकता है। प्रतिविज्ञा के बारे में वही है या उसके सदृश है, ऐसा संदेह हो सकता है। किंतु अपने आत्मा के बारे में कोई विप्रलंबक नहीं है, और कभी संदेह हो ही नहीं सकता है कि स्वयं ही अनुभव कर रहा है कि है ना कल का वस्तु का, और बोल रहा है कि वही मैं हूं। अब उस आत्मा के बारे में कैसा संदेह होगा कि मैं वही हूं या उसके जैसा हूं, संदेह नहीं हो सकता। ये बात पंक्ति देखिए, बाह्य वस्तु के बारे में विप्रलंब ठकाने वाला का संभावना होने से विप्रलंब संभवात तद एव इदम, वही यह वस्तु है, तदेव इदम स्यात्, तत्सदृशम वा, या उसके जैसी है, इति संदेह भवेदपि, कदाचित भवेदपि, हो भी सकता है संदेह बाह्य वस्तु के बारे में। किंतु कहाँ संदेह नहीं होगा, आगे की पंक्ति, उपलब्धरी तु संदेह अपि न कदाचित भवति। मिला थोड़ा अन्वय, आगे और थोड़ा पढ़ लेता हूं, फिर पूरा अन्वय करेंगे। स एव अहम स्याम तत्सदृश वा इति। ठीक है, इतना का देखिए। तो एक शब्द छोड़ रहा है तू, फिर पीछे उपलब्धरी, आगे स एव अहम स्याम तत्सदृश वा इति, फिर पीछे आइए संदेह, थोड़ा आगे कदाचित, पीछे अपि न भवति। लग गया जी। देखो यार, तू परंतु उपलब्धरी, उपलब्धा ऐसा जो आत्मा, अनुभव करने वाला आत्मा, उपलब्धि मतलब अनुभविता, अनुभव करने वाले आत्मा के बारे में तो क्या जी, सएव अहम श्याम, वही मैं हूं क्या, या उसके सदृश हूं, इस प्रकार का संदेह कदाचित अपि न भवति, कभी भी अपने को अपने बारे में संदेह होता नहीं। किस प्रकार का, वही मैं हूं या उसके सदृश हूं, ऐसा संदेह कभी भी नहीं होता है कि नहीं। फिर क्या होता है निश्चयात्मक ज्ञान, आगे करे, यह एव अहम पूर्वे द्युः अद्राक्षम स एव अहम अद्य स्मरामि इति निश्चित तद्भाव उपलम्भात। इसलिए संदेह नहीं होता है, निश्चित ज्ञान उपलब्ध है। कैसा, यह एव जो ही अहम मैं, जो ही मैं, पूर्वेद्युः पूर्वस्मिन् दिने, पीछे के दिन में, कल परसों, अद्राक्षम जिस मैंने कल देखा था अमुक चीज को, स एव हम, वही मैं अब आज देख रहा हूं, स एव अहम अद्य स्मरामि, अद्य आज स्मरण कर रहा हूं, जिस मैंने कल देखा था वही मैं आज स्मरण कर रहा हूं। इति, इस प्रकार निश्चित तद्भाव उपलम्बा, निश्चित रूप से तद्भाव, आत्मा का एकत्व ही उपलम्ब होता है, प्रतीत होता है। अतः अपने बारे में मैं वही हूं या उसके सदृश हूं, ऐसा संदेह होता नहीं है। लग गया।
इसलिए सादृश्य के कारण प्रतीति होती है, ये कहना उस पूर्व पक्षी का वो ठीक नहीं है। लग गया? अर्थात आत्मा स्थायी है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, आगे तस्मात् अपि अनुपपन्न वैनाशिक समय। ठीक, तो तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, असंदिग्ध। ठीक, असंदिग्ध। आगे अविपर्यस्त प्रत्यभिज्ञा विरोधात, प्रत्यभिज्ञा विरोधात आत्मक्षणिकत्व मतम, आत्मक्षणिकत्व मतम अत्यंतासंगतम, अत्यंतासंगतम इति उपसंहरति, इति उपसंहरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, असंदिग्ध अविपर्यस्त प्रत्यभिज्ञा। कैसी प्रतिविज्ञा? प्रतिविज्ञा के दो विशेषण, असंदिग्ध मतलब जिसके बारे में कुछ भी संशय नहीं है, और अविपर्यस्त, विपर्यस्त कहते भ्रम रूप, अविपर्यस्त मतलब जो भ्रम रूप नहीं है, अर्थात प्रमारूप है। कौन? प्रतिविज्ञा। कौन सी? सोहम, वही मैं हूं, कि जिस मैंने कल देखा था वही आज मैं स्मरण कर रहा हूं, ये प्रतिविज्ञा। असंदिग्ध अविपर्यस्त प्रतिविज्ञा अर्थात प्रमारूप प्रतिविज्ञा के साथ विरोध होने के कारण विरोधात आत्मक्षणिकत्व मतम, आत्मा को क्षणिक मानने वाले का मत अत्यंत असंगतम, अत्यंत असंगत है। इस अभिप्राय से अब उस मत का उपसंहार कर रहे हैं। ठीक, आइए पंक्ति, तस्मात् अपि अनुपपन्न वैनाशिक समय, तस्मात् अपि वैनाशिक समय अनुपपन्न, इसलिए भी वैनाशिक अर्थात बौद्धों का समय, बौद्धों का दर्शन अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, उसका निराकरण कर दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अतः आत्मा को क्षणिक मानना ठीक नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत स्थायी है, नित्य है, इस बात की सिद्धि कर दी। इसके साथ साथ इस 25 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।